मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में मोदी सरकार जहां अपनी तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, कई ऐसे मसले हैं जिस पर सवाल भी खड़े होते हैं, और खासकर तब जब वो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हों। महेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ नेशन पर। महेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि पर्यटन आज हमारे देश के लिए न सिर्फ राजस्व का एक बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि रोजगार का भी। आपके नेतृत्व में अभी तक आपको क्या लगता है, आप अपने लक्ष्य में कहां तक पहुंच पाए और क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी? भारत के पास पर्यटन की अपार संभावनाएं, प्राकृतिक संसाधन और सबसे बड़ी हमारी रिच हेरिटेज कल्चर, और इस पोटेंशियल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। और चाहे लाल किले की प्राचीर हो, मेडिसन स्क्वायर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने हमेशा पर्यटन को महत्व देते हुए एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना बनाया। अब अगर आप मेरी सरकार, मेरे मंत्री पद रहते हुए सिविल एविएशन का भी मेरे पास जिम्मा रहा जी। अगर आप पूछें कि साहब ये बच्चा कैसा है, तो आप कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा है, इम्तिहान हो गया जी। अब अगर किसी मंत्रालय का, किसी छात्र का अगर रिजल्ट भी आ गया हो और रिजल्ट देने वाली एजेंसी जो हो, एग्जामिनिंग एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो स्विट्जरलैंड, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में भारत की सरकार के ने पर्यटन को जिन ऊंचाइयों तक छुआ है, मैं बधाई देता हूं देश की जनता को भी, प्रधानमंत्री जी को भी। 25 पॉइंट, हम लोग 2013 में 65वें स्थान पर थे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। 15 में हम 52वें स्थान पर आए और आज हम 40वें स्थान पर। 25 पॉइंट का जंप, जहां पिछले 1 साल में अमेरिका 4 पॉइंट नीचे गया, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया, चाइना 4 पॉइंट ऊपर आया, जापान 2 पॉइंट ऊपर आया, भारत 12 पॉइंट ऊपर जाकर भारत ने 12 पॉइंट का जंप लगाया, जो विश्व में किसी देश ने नहीं किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा, जब हमारा रिजल्ट आपके सामने, तो अगला प्रश्न, इंटरव्यू खत्म। अब सवाल शुरू होते हैं। सवाल ये कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कामयाबी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी, आज भी जब आप किसी भी अच्छे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, एयरपोर्ट के अंदर तो बड़ा अच्छा माहौल होता है, लेकिन बाहर निकलकर वही टाउट्स, वही टैक्सी की दिक्कतें, महिलाओं के साथ असुरक्षा का भाव, इंटरप्रिटेशंस को लेकर तमाम दिक्कतें। मुझे याद है पिछले साल जब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था 2 साल पूरे होने पर, आपने कहा था 1 साल का वक्त दीजिए और देखिए चीज़ें कैसे दुरुस्त होती हैं। दुरुस्त हुई ज़रूर हैं, लेकिन आज भी इतनी कमियाँ और विषमता दिखती है कि अफसोस होता है। देश बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है, संकल्प बड़ा है, लक्ष्य भी बड़ा है और जनादेश भी बड़ा है, लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी हैं जी। हम प्रयासरत हैं और कुछ प्राप्तियां हुई हैं। हमें 70 साल की इस आज़ादी में जंग लगा हुआ एक सिस्टम मिला था। पर्यटन राज्य का विषय है। आज मुझे खुशी बताते हुए 16 राज्यों में हमारी सहयोगियों के साथ सरकार हमारी बनी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर मैं उदाहरण दूँ, और राज्यों का भी, ऐसे राज्यों का उदाहरण दूँ, बिहार का उदाहरण दूँ, पर्यटन के नाम पर वहाँ कोई चेतना ही नहीं, पर्यटन का कोई महत्व ही नहीं। हम यहाँ से चिट्ठियाँ भेजते थे, हम कहते थे हमारे पास धनराशि उपलब्ध है। 31 मार्च को मुझे ध्यान है, वे पिछले साल करीबन 300 करोड़ रुपए हमारे पास बचे हुए थे। भारत सरकार के पास धन जो स्वीकृत किया था, उसको हमें प्रदेशों को भेजना था जी। कोई अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज रहा है, कोई अपना DPR प्रोजेक्ट नहीं भेज रहा है, चेतना ही नहीं थी पर्यटन के प्रति। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, समयबद्ध सीमा में शुरू किया जाए, और वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं किसी योजना का शिलान्यास हो गया और काम शुरू नहीं हुआ, एजेंसी, हाँ, तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस दिन शिलान्यास हो उससे पहले एजेंसी हो, उसके पहले पैसा जारी हो जाए, और उससे पहले समयबद्ध सीमा में हम ये निश्चित करते हैं कि 16 महीने, 18 महीने, 12 महीने में ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग कमेटी। तो इसलिए अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। पर्यटन की दृष्टि से इतने बड़े बड़े प्रयास हम लोगों ने किए हैं। लोग टिकटों की लाइन में लगते थे, लपका कल्चर जिसे आप कह रहे हैं, ये हमारी चिंता का विषय है। लोग टैक्सियों के माध्यम से लोगों को लूटते थे जी। आज उस पर भारत सरकार ने जो एक प्रभावी कदम उठाया है, ऐसा कदम विश्व में किसी ने नहीं उठाया। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जर्मनी में पहुँच जाएं तो आपको जर्मन भाषा में बात करने वाले लोग मिल जाएंगे, या एट द मोस्ट इंग्लिश भाषा में जी। आपको स्पेनिश, चाइनीज़, लश्करन भाषा का बात करने वाला नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने ये सुविधा विश्व के और अपने पर्यटकों को दी है कि अगर आप जर्मन टूरिस्ट हैं, रशियन टूरिस्ट हैं, 12 विदेशी भाषाओं में आप किसी दिक्कत में हैं तो 1363 हेल्पलाइन डायल कीजिए। आप वहाँ ये भी पता करना चाहते हैं बराबर का पुलिस थाना कहाँ है,
आप वहाँ ये भी पता करना चाहते हैं कि दिल्ली से आगरा की टैक्सी का नॉर्मल किराया कितना होना चाहिए जी। आपको सुविधा मिलेगी और उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। ई वीज़ा फैसिलिटी लोगों ने हमारे देश वालों दी। आप सीधा वीज़ा लेके 48-72 घंटे के अंदर आप देश में पहुँच जाते हैं। बहुत बड़ी सुविधा। आते ही जब एयरपोर्ट पर आदमी उतरता था, उसे टेलीफोन का कार्ड लेकर चालू कराने में करीबन 2.5-3 घंटे का समय लग जाता था। हमारी सरकार ने प्री लोडेड सिम, जिसमें 50 GB का उसका टॉक टाइम और कुछ 25 रुपए का टॉक टाइम, ताकि वो अपने टूर एजेंट से बात कर सके, अपने टैक्सी ड्राइवर से बात कर सके, अपने घर बात कर सके और उसे फिर रिचार्ज करा ले। हमने आते ही वेलकम किट के माध्यम से एक वेलकम किट दी, जिसमें प्री लोडेड सिम फ्री ऑफ कास्ट। अब वेलकम किट पे तमाम तमाशे भी हो गए। जो आपने डूज एंड डोंट्स जो जारी किया, उसमें जो स्कर्ट की बातें और जगह जगह पर क्या पोशाक होनी चाहिए, कब निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, इससे लगा बड़ा विवाद हुआ। देखिए, हर देश की आप वेबसाइट उठा कर देखें, पर्यटन की दृष्टि से हर देश ने अपनी एडवाइजरी जारी कर रखी है। एडवाइजरी का मतलब कोई कानून नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप अमृतसर के गुरुद्वारे में जाते हैं, आप किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, चप्पल उतार कर जाते हैं। गुरुद्वारे में आप जाते हैं, सर ढक कर जाते हैं। हर देश में ये, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे देश में। अगर आप कुछ देशों की एडवाइजरी पढ़ेंगे तो आपको कहेगा कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है एडवाइजरी। हम उन्हें सुझाव देते हैं। कोई पर्यटक मेरे यहाँ आया है, उसको सुरक्षित, एक अच्छे स्वस्थ एटमॉस्फेयर में, साफ एटमॉस्फेयर में पर्यटन कराकर देश से विदा करना, ये हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के तहत अगर हम उन्हें कुछ सलाह देते हैं, वो सलाह है, वो एडवाइजरीज हैं, वो कोई कानून नहीं है, मैं कहता कोई गुनाह। लेकिन लोगों को लगा कि इससे एक भय का माहौल तैयार हो रहा है कि महिलाएं रात में बाहर ना निकलें, जिस टैक्सी में बैठें उसकी फ़ोटो खींच कर भेजें, कहीं आप ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि आप अगर स्कर्ट पहनी है तो आपके साथ कुछ बदतमीज़ी हो जाए। आपने बाद में कहा कि भाई मेरी बच्चियां हैं, मैं जानता हूं क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इस तरह की बातें क्या भारत की एक पिछड़ीवादी छवि को आगे प्रस्तुत करती हैं? देखिए, प्रिकॉशन लेकर अपने आने वाले पर्यटक को आगाह करना कि आप ये प्रिकॉशन ले लें। हम अभी 67 साल का जंग लगा हुआ सिस्टम हमें मिला है जी। आज से और 2 साल 3 साल बाद जब हम पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित, स्वच्छ सब देख लेंगे, तो हम हो सकता है इस एडवाइजरी को विड्रॉ कर लेंगे। हमने एडवाइजरी के तौर पर एक सुझाव दिया है किसी को कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर किसी टैक्सी वाले में लें तो टैक्सी आप प्रीपेड काउंटर से लें। ये सलाह देना गुनाह है क्या, या डराना है उनको उठाकर? अगर कोई घटना हो जाए और उसके बाद रिपेंट करना कि ये मेरे देश में हो गया, कष्ट होता है बहुत। कोई ऐसी घटना किसी खासतौर पर विदेशी और महिला पर्यटक के साथ हो जाती है, चिंता भी होती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है। तो उससे पहले कोई प्रिकॉशन ले लेना। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इलाज तो सब चीज़ का हो जाएगा जी, लेकिन इलाज होने से पहले कि ये बीमारी हो ही ना, क्या गुनाह है ऐसी डॉक्टरी करना? तो फिर जब डॉक्टर महेश शर्मा जब कोई बात कहते हैं तो लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? आपने रामायण सर्किट की बात की, आपने कृष्ण जन्मभूमि की बात की, और रामायण म्यूज़ियम की जो बात हो रही है, इसे लेकर कहा जाता है आप हिंदूवादी एजेंडा को लेकर ही आगे चलते हैं, आप उसे आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। क्या ये सत्य है? देखिए, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रपति, सबका सपना है कि हम 127 करोड़ भारतवासियों की सरकार है जी। सबका साथ, सबका विकास। इस देश की मिट्टी के अंदर, कण कण में राम बसते हैं। इसके पत्ते पत्ते में भगवान कृष्ण का वास है। इस देश की आत्मा में महावीर और भगवान बुद्ध की वाणी, और इस देश के संगीत में अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया का संगीत है। तो ये देश 125 करोड़ देशवासियों का देश है। सवाल उन राजनीतिज्ञों से उठाइए जिसने देश को बांटा, हिंदू मुस्लिमों में, दलित नॉन दलित में, पिछड़ों आगड़ों में बांटा। जवाबदेही उनकी है। हमने कोई काम ऐसा नहीं उठाया जिसमें हम समाज को बांटें। अगर हमने रामायण सर्किट शुरू किया तो हमने कृष्णा सर्किट भी शुरू किया, हमने तीर्थंकर सर्किट भी शुरू किया, हमने बौद्ध सर्किट भी शुरू किया, हमने हिमालयन सर्किट भी शुरू किया। 13 सर्किट हमने शुरू किए हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्किट भी शुरू किया, सूफी सर्किट भी शुरू किया। तो फिर किस बात का प्रश्न? लेकिन लोग जिनकी संकीर्ण मानसिकता है, जिसे कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखा ही वैसी, उनकी संकीर्ण मानसिकता की चश्मा अभी नहीं उतरा है। लोगों, देश की जनता ने उनका चश्मा उतार तो दिया है, समझा दिया है। जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को दिया है जी, मैं समझता हूँ वो अपने आप में एक मिसाल है। और उन लोगों को जो छोटी मानसिकता से काम करना चाहते हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और एक भी हमारी योजना किसी धर्म केंद्रित नहीं है। तुष्टीकरण, परिवार की राजनीति करने वालों के दिन अब लद चुके हैं।
एक नया जनादेश नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। महेश जी, फिर आपके इस बयान पर इतना विवाद क्यों हुआ जब आपने कहा कि हम अयोध्या में तमाम तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं, कोर्ट का फैसला आए और उसके साथ ही अयोध्या में वो सभी सुविधाएं हों जिसके लिए विकास हो और सड़कें बने, लोग वहाँ ठहरें, इसका इंतज़ाम हो, सरयाऊ के तट को आप अच्छे तरीके से उसे फिर से उसका पुनर्निर्माण कर दें। लोगों ने कहा कि ये देखिए, ये है अयोध्या का एजेंडा और इस पर चल रहे हैं महेश शर्मा जी। जो आपने कहा है मैंने बिल्कुल सत्य वही कहा है, और मैं अपने किसी भी शब्द से, किसी दिए हुए स्टेटमेंट से आज तक मैं वापस नहीं हुआ हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, वो चश्मा को ज़रा छोटा ना करें। मैंने जब कहा है कि हम अयोध्या का सर्वांगीण विकास करेंगे जी, हम वाराणसी का सर्वांगीण विकास करेंगे, हम मथुरा वृंदावन का सर्वांगीण विकास करेंगे, हम आगरा का पर्यटन की दृष्टि से सर्वांगीण विकास करेंगे, हम कुरुक्षेत्र का भी करेंगे, हम पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो का भी करेंगे, तो सबको बाकी चीज़ लिंगो रामायण पर रहकर उनकी धुरी टिक जाती है। कोई गुनाह है क्या रामायण की बात करना? कोई पाप कर रहे हैं क्या हम? जब हमने कहा कि देश 125 करोड़ देशवासियों का देश है, उसमें सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, राम भी आते हैं, रहीम भी आते हैं, रसखान भी आते हैं, और भगवान बुद्ध भी आते हैं और कृष्ण भी आते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम निज़ामुद्दीन औलिया की बात बहुत कम सुनते हैं, अजमेर के दरगाह की बात बहुत कम सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक तरफ की ही विकास की बात होती है? हमने, मेरे मंत्रालय ने अजमेर दरगाह के लिए, विकास के लिए हमने धनराशि जारी की जी। तो जो उनको सुनाई नहीं दे जाए, जो सुनना ही वो चाहते हैं, जो उनकी सूट करता है, तो उनके विषय में तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं। लेकिन हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर किसी ने इस तरह की कोई बात की हो तो आप बताएं। एक और बड़ा मुद्दा जो राज्यसभा में बहुत उछला और उसे लेकर आपने स्पष्टीकरण भी पूर्ण दिया राज्यसभा में, सीता जी के जन्म को लेकर, और कहा गया कि अगर सीता जी का ही अस्तित्व नहीं है और सीता जी अगर आस्था का विषय हैं तो फिर राम भी आस्था का ही विषय हैं, और उस जन्म स्थान को लेकर विवाद क्यों? और ये बात राज्यसभा में गूंजी भी बहुत। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार इस पूरे पेचीदे मसले में आप कहाँ थे, आपने क्या कहा और चीज़ें कैसे हुई? देखिए, एक लिखित प्रश्न मेरे मंत्रालय से पूछा गया, आर्कियोलॉजी का लिखित प्रश्न जी, ये कोई जवाब दिया हुआ प्रश्न नहीं था, जिसमें पूछा गया कि क्या माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, इसकी कोई एक्सकेवेशन, खुदाई हमारी सरकार ने की है और उसका परिणाम क्या है? क्या जवाब देंगे आप? हमने कहा माँ सीता हमारी 2000 मतलब 2nd सेंचुरी BC के अंदर रामायण में भी इसका देश है लिखा हुआ है, और उस क्षेत्र के अंदर पुनौना धाम ये कहलाता है, जहाँ उन्हें हम वैदेही, जानकी, मैथिली के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो माँ सीता हमारी वहाँ का उनका जन्म के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन हमारे मंत्रालय ने उसमें कोई खुदाई नहीं करी है, इसलिए कोई प्रश्न, उसके रिजल्ट आने, जब खुदाई की नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल। अब ये प्रश्न पूछने वाले लोग कौन थे? और उन्होंने अगला सवाल पूछा कि क्या राम और सीता का स्वयंवर हुआ, इसका कोई प्रश्न चिन्ह आपके पास है? मैं पूछता हूं सवाल, जिस प्रश्नकर्ता से नाम नहीं लूंगा, दिग्विजय सिंह जी की बात। दिग्विजय सिंह जी, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी की जन्म का कोई प्रमाण, उनकी छतरी, उनका चश्मा आपके पास है? अगर नहीं है तो क्या आप घर की खुदाई कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दादाजी क्या करते थे? योगी आदित्यनाथ आपके एक अच्छे मित्रों में से एक रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसे लेकर भी आपके विरोधी बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके तब जब वो ये कहते हैं कि अकबर को महान क्यों कहा, जब वो ये कहते हैं कि आज एक बड़े तबके को समझना पड़ेगा कि इतिहास क्या है, और उसे एक अलग नज़रिए से प्रस्तुत करने की आपके विरोधी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं जो उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? देखिए, वो इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, और बड़े कामदार ढंग से वहाँ काम कर रहे हैं। जो हमारी सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र को एक एक कर कर जो समयबद्ध सीमा में जारी कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उन एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में देश नहीं, विश्व उनको स्वीकार कर चुका है। तो इन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए मैं समझता हूँ जो लोग हैं उनको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। JNU के कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि आप ICCR के जिस व्यक्ति को आपने मनोनीत किया है वो मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है जिसकी वजह से आपने उन्हें चुना। क्या ये वास्तविकता है? मुझे खुशी है अगर उस पद पर मोदी जी का कोई प्रशंसक अगर आता है तो मुझे खुशी है। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जिन्होंने ये कहा था कि
मोदी जी के बारे में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने लगे थे, जिन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, मुझे दिक्कत उनसे है। मोदी जी के प्रशंसक को अगर उस पद पर नहीं बिठाया है तो क्या उनको बिठाया जाएगा? गौ हत्या और उसे लेकर जो एक आक्रामकता है, उससे कई बातें निकल कर आ रही हैं। अखलाक का विवाद था ही, जिस पर आपने अपनी तमाम बातें स्पष्ट रखी, मैं वो सवाल दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आज गौ हत्या और उस पूरे मुद्दे को लेकर जो विजिलेंटिज्म जिसको कहते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या यही वो तस्वीर है जो मोदी जी चाहते हैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करना? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने, हमारे किसी भी मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी किसी से नहीं कहा कि कानून अपने हाथ में लेकर और गौ सेवकों के नाम पर कोई किसी तरह का अत्याचार करे। गौ हत्या रोकना सरकार का काम है, शासन प्रशासन का काम है। आपकी नज़र में कोई ऐसी बात आती है, शासन प्रशासन के नज़र में लाइए, वो कानून लेंगे। कानून अपने हाथ में लेने का हक हमारे किसी भी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं दिया है। जो कानून को तोड़ेंगे उनको कानून के तहत सज़ा मिलेगी, चाहे वो गो हत्या करने वाले लोग हों या इस विषय को लेकर किसी तरह का और विषय करने वाले लोग हों। कानून की दृष्टि में हम सब, ये सब बराबर है। महेश जी, एक आखिरी सवाल, लक्ष्य क्या है? अभी 2 साल और बचे हैं आपके पास। अपने मंत्रालय को लेकर आप कहाँ जाना चाहते हैं, ताकि 2019 में जब चुनाव से पहले आपसे बात हो तो वो आकलन फिर आपके सामने रखें? बड़ा लक्ष्य है। 70 साल की आज़ादी के बाद हम जब 75वां साल मना रहे होंगे तो अंत्योदय जो दीनदयाल जी का सपना था, आज़ादी की किरण की रोशनी पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। आज हम 1% से भी कम पर्यटन विदेशी हमारे पास आता है। हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम इसे 2% तक ले जाएं, 2020 तक 1.25% तक। ये हमारा लक्ष्य है। और पर्यटकों को, खासतौर पर विदेशी पर्यटकों को, एक स्वच्छ, सुरक्षित, मेज़बानी युक्त माहौल के अंदर हम उन्हें पर्यटन के रूप में भारत को पेश कर सकें, ये हमारा लक्ष्य। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए महेश जी। और जहाँ तक रही बात इस सेशन की, तो हम ज़रूर करेंगे न्यूज़ नेशन पर। बहुत धन्यवाद।